देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। चल देखो लास्ट क्लास में हम लोग कॉस्ट शीट कर रहे थे, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में सभी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, मैंने तुम लोग को भी ट्राई करने के लिए बोला था। इसको अगर टाइम होगा तो लास्ट में कर लेंगे। हम ये वाला जैम बोर्ड रख ही देते इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट शीट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आज हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। ये वाला हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसके लिए हमें ओवरहेड पता होना चाहिए। तो ओवरहेड सभी का किया हुआ है, ठीक है। तो ओवरहेड क्योंकि किया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसमें डिफरेंस क्या है देखो। अच्छा, हेडिंग करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये एक्चुअली ओवरहेड की बात करवाने से बेटर रहता, मेरा ध्यान नहीं था इस कि ये वाला है बोल के, तो मैंने इस डायरेक्ट कॉस्ट शीट मतलब उसके बाद स्टार्ट कर लिया, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड से ही मिलता जुलता एक पॉइंट है, ठीक है, सिमिलर टू ओवरहेड कॉस्टिंग है। तो फिर इसको पढ़ेंगे क्यों, ठीक है, वही हमें जानना है यहाँ पर, मेनली वही जानना है। एक्चुअली ओवरहेड जैसा होता है वैसे ही होगा, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वही पता करना है कि डिफरेंस क्या है और क्यों हम लोग ये वाला कॉस्टिंग मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल है सिमिलर टू ओवरहेड कॉस्टिंग, ठीक है, ओवरहेड कॉस्टिंग के जैसा ही सिमिलर है। तो डिफरेंस क्या है, एक्टिविटी कॉस्टिंग को क्या बोला जाता है, इसको एबीसी भी बोला जाता है, ठीक है। एबीसी कॉस्टिंग मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी भी बोला जाता है। अच्छा, तो ये जो एबीसी है यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉस्टिंग करना है। कॉस्टिंग का मतलब तो हम लोग एकदम बेसिक क्लास में कर चुके हैं ना। कॉस्टिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट को एसर्टेन करने का जो टेक्निक होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग, ठीक है। जब हम लोग ओवरहेड का कैलकुलेशन करते हैं तो उसे ओवरहेड कॉस्टिंग बोलते हैं, यानी सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चा। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मतलब हमें कॉस्टिंग करना है, मतलब हमें कोई ना कोई एक टेक्निक फॉलो करना है जिससे हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉस्टिंग। लेकिन वो किसके बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे। अब ये क्या नया चीज है, एक्टिविटी क्या होगा देखो, यहाँ पर भी ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ना, ये भी इट डील्स विथ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको लेके ही डील करता है। इसीलिए मैंने देखो पहले पॉइंट पे ही ये जस्ट बताया है कि ये सिमिलर होता है ओवरहेड कॉस्टिंग के तरह, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, गुड इवनिंग शुभश्री, आवाज आ रहा है मेरा, गुड इवनिंग शुभश्री। गुड इवनिंग मैम। अभी स्टार्ट किया है, देखो हम वेट कर रहे थे, तुम्हारा नहीं ज्वाइन हो रहा था, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो हम लोग आज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज जस्ट लाइक ओवरहेड कॉस्टिंग ही होता है, सिमिलर टू ओवरहेड कॉस्टिंग। इसे एबीसी बोला जाता है शॉर्टकट में, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये जो है, क्योंकि ओवरहेड क्या किस बारे में, ओवरहेड कॉस्टिंग किस बारे में था, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को किस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करके थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम लोगों को एक यूनिट फिनिश गुड्स में उसे एब्जॉर्ब करवाना था। तो ओवरहेड कॉस्टिंग का पूरा नाम क्या है, ओवरहेड कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होगा, ये भी डील करता है सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, यानी ओवरहेड को लेके। तो फिर ये करने का मतलब क्या है, तो फिर से क्यों हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है देखो,
सिमिलरिटीज तो समझ में आ गया. सिमिलरिटीज क्या है? ओवरहेड इज ऑल्सो कॉस्टिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज ऑल्सो डील विद द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड. तो फिर डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. डिफरेंस क्या है? देखो, ओवरहेड कॉस्टिंग का क्या था? अगर ओवरहेड कॉस्टिंग हम यहाँ पर दो पार्ट कर लेते, ठीक है, ये मैंने लिख दिया डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओवरहेड कॉस्टिंग, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है. तो ओवरहेड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते थे? किस किस चीज का कॉस्ट फाइंड आउट करते थे, बता सकते हो? किस बेसिस पे कॉस्ट फाइंड आउट करते थे? ओवरहेड कॉस्टिंग में जो हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, वो किस बेसिस पे होता था? हम लोग पूरे खर्चे को किस बेसिस पे डिवाइड करते थे, बता सकते हो? किस बेसिस पे डिवाइड करते थे ओवरहेड कॉस्टिंग में? वहां पर जगह नहीं होगा, यहाँ पर करते हैं. ओवरहेड कॉस्टिंग में किस बेसिस पे करते थे, बता सकते हो? कोई भी नहीं, कुछ तो बोलो. ओवरहेड कॉस्टिंग में हम लोग पूरा खर्चा को दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, प्राइमरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और से. सेकेंडरी. हाँ, ये तो प्रोसेस हो गया, बट ये जो दो हेडिंग जो करते थे वो याद करो. पर्टिकुलर्स, उसके बाद दो पॉइंट हम लोग लिखते थे, वो दो पॉइंट के बेसिस पे ही सारे खर्चे को डिवाइड किया जाता था. क्या था वो दो पॉइंट जो हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग करते थे? कोई भी ओवरहेड कॉस्टिंग का स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद करो, जो भी लिखा हुआ है कुछ ना कुछ दिन में. हाँ बोलो, और एक बार सर्विस बोलो. सर्विस 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 और एक, सर्विस तो एक हुआ. और एक प्रोडक्शन. हाँ, वो क्या है? दोनों क्या है? उसको क्या बोलते हैं? सर्विस और प्रोडक्शन क्या है? हम डिपार्टमेंट. जिसके बेसिस डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट है, सबको डिवाइड दोनों करके बताते थे. इसको बोलेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है. यानी हम लोग कोई भी एक फैक्ट्री अगर है, उस फैक्ट्री के पूरे एक्टिविटीज को, ठीक है, हम लोग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते थे, ठीक है. फैक्ट्री या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होते थे उन्हें हम लोग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते थे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इतना खर्चा, सर्विस डिपार्टमेंट का इतना खर्चा. फिर उनमें जब डिस्ट्रीब्यूट पहली बार होता था तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. अब जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट था, सॉरी, सर्विस डिपार्टमेंट क्योंकि वो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट होता था, तो उसका खर्चा हम लोग फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन कर देते थे, ठीक है. बहुत सारे मेथड्स थे अलग अलग. तो ये होता था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेसिकली क्या होता था, हम लोग पूरे फैक्ट्री को, हम लोग क्या करते थे, पूरे फैक्ट्री को जो डिवाइड करते थे उसको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते थे, ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिवाइड whole factory in parts and called डिपार्टमेंट, ठीक है. यही बात होता था डिपार्टमेंट. ये जस्ट समझने के लिए मैंने लिख दिया, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड होता था. अब डिपार्टमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते थे. अब डिपार्टमेंट का दो भाग था, एक था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक था सर्विस डिपार्टमेंट. तो जो भी खर्चा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो भी एक्सपेंसेस या खर्चा बोलो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो हम लोग करते थे प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट was calculated for departments.
डिपार्टमेंट के लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। अब इसका दो वे था, एक पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करो फिर उसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करो, वो अलग चीज है। हम जस्ट एकदम जो फ्रेमवर्क है वो बता रहे हैं कि ओवरहेड कॉस्टिंग में मेनली हम लोग सारे खर्चे को डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते थे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट। बट कुछ लोगों ने ऐसा बोला, ठीक है, मतलब कुछ लोग यानी कि जो कॉस्टिंग को लेके एनालिसिस रिसर्च वगैरह करते रहते, तो कुछ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बोला कि खर्चे को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना सही कहाँ तक है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपना जो भी खर्चा है वो एलोकेट करते हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो क्या ये सही है। उनके दिमाग में ये आया। उनको क्यों लग रहा है कि ये सही नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट क्यों है, कोई डिपार्टमेंट क्यों है। जैसे मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्यों, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन का एक्टिविटी होता होगा। तो प्रोडक्शन रिलेटेड और भी डिपार्टमेंट हो सकता है, परचेज डिपार्टमेंट क्योंकि परचेज करता है रॉ मटेरियल, ठीक है, तो फिर उसके बाद वहां से प्रोडक्शन के वहां पर रॉ मटेरियल आ जाता है, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट होता होगा जो कि सेल्स रिलेटेड काम करते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट तो है, लेकिन अगर वहां एक्टिविटी नहीं है तो वो डिपार्टमेंट में कॉस्ट एलोकेट करना सही बात नहीं है, ठीक है। जैसे एक कैंटीन है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कैंटीन है, बट वो कैंटीन जो है वो बंद है, ठीक है, तो वहां पर क्या कोई कॉस्ट इनकर्ड होगा? नहीं, वहां पर कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं होगा। तो वहां पर अगर कॉस्ट इनकर्ड नहीं होगा तो उस केस में ये जो ओवरहेड कॉस्टिंग जो कि डिपार्टमेंट वाइज वाला पॉइंट है, वो तो फिर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हुआ, यहाँ पर एक लिमिटेशन आ गया, ठीक है। तो इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट आया। क्यों आया? ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं, देखो क्यों आया। क्योंकि ओवरहेड कॉस्टिंग में हम लोग जो भी कॉस्टिंग करते थे, जितना भी खर्चा होता था वो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में P1 P2 P3, सर्विस में S1 S2, सारा खर्चा डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड होता था। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें अलग अलग एक्टिविटी होते हैं, तभी जो है कॉस्ट इनकट होते हैं, अदरवाइज कॉस्ट इनकट नहीं होगा। तो कोई एक डिपार्टमेंट है बट उसमें एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो फिर वहां पर कॉस्ट एलोकेट करना तो बेकार है। तो वही बोल रहा है, तो इससे बेटर है कि क्यों ना हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करें, मतलब डिपार्टमेंट वाइज नहीं देखना है, जहां एक्टिविटी हो रहा है एक्टिविटी वाइज हम लोग कॉस्टिंग को एलोकेट करेंगे, तो उसको बोला जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो क्यों आया, क्या क्या क्वेश्चन के वजह से ये कंसेप्ट आया? पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आया? एलोकेटिंग। यहाँ पर जस्ट समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोग लिख भी सकते हो, अगर समझ गए हो तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। एलोकेटिंग कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन एक दिमाग में आया, ठीक है, कि हम लोग कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करेंगे, ये कहां तक करेक्ट है, ये दिमाग में क्वेश्चन आया। क्यों क्यों ऐसा क्वेश्चन आया? बिकॉज देयर आर वेरियस एक्टिविटी which are taking place in department, whatever is the cost incurred due to carrying on some activity। ये जस्ट क्या दिमाग में आया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का थिंकिंग आया, वो जस्ट मैंने बताया है। यहाँ पर देखो, ये कोई थ्योरी वेरी नहीं है, ठीक है, ये जस्ट समझा रहे कि एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट। क्यों? ठीक है, क्यों ऐसा इनके दिमाग में आया? क्यों करेक्ट नहीं? क्योंकि बोल रहे देयर आर वेरियस एक्टिविटी विच आर टेकिंग प्लेस इन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का कोई खर्चा नहीं होता है, डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज होते हैं तभी खर्चा होता है। अगर कोई डिपार्टमेंट बना हुआ है बट वहां कोई एक्टिविटी नहीं होता है, तो फिर वो डिपार्टमेंट का खर्चा वहां पर एलोकेट करना तो बेकार है। जैसे मान लो कोई स्कूल कॉलेज में मान लो कोई डिपार्टमेंट ओपन है, ठीक है, तो लेकिन वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है, मान लो एक लाइब्रेरी ओपन है बट कोई नहीं जा रहा है, तो फिर वो तो बेकार हो जाता है ना। तो एक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इन डिपार्टमेंट वट एवर इज द
कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू कैरिंग ऑन सम एक्टिविटी। एक्टिविटी अगर नहीं होगा तो डिपार्टमेंट का कॉस्ट तो बेकार हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट वाइज नहीं, एक्टिविटी वाइज हमें कॉस्ट को एलोकेट करना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया कि अगर मान लो कहीं पर एक कैंटीन का डिपार्टमेंट ओपन तो किया गया था बट अभी वो बंद है, तो फिर वहां पर कोई चीज का कॉस्ट एलोकेट करने का क्या जरूरत है, कॉस्ट तो एलोकेट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सोचा गया कि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज नहीं। यहाँ पर किस तरह से कॉस्ट एलोकेट होगा, एक्टिविटीज वाइज, ठीक है, एक्टिविटीज वाइज। बाकी सेम कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट होता था, यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर तो डिपार्टमेंट नहीं है, एक्टिविटीज है। तो एक्टिविटीज को दो एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी एक्टिविटीज, और ये प्राइमरी एक्टिविटीज कहां पर होगा, ये होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। और अगर सपोर्ट या सर्विस रिलेटेड, मतलब सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, सपोर्ट और सर्विस एक्टिविटी है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी, सपोर्ट और सर्विस एक्टिविटी, ठीक है। ये सब लिखना जरूरी है। तो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, ये दो तरह से एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया है। प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब हो जाता है जो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, और जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसका मतलब हो जाता है सपोर्ट और सर्विस रिलेटेड एक्टिविटी। और यहाँ पर कॉस्ट को कैसे एलोकेट किया जाता है, जैसे यहाँ पर होता है डिपार्टमेंट वाइज, तो इसका जिस्ट क्या बना, कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड, जैसे यहाँ पर फॉर ईच डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हो जाएगा फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी के लिए हम लोग कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे ओवरहेड में प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के बाद क्या होता था, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से सर्विस डिपार्टमेंट का सारा खर्चे का लोड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाता था। फिर उस खर्चे को हमें किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे एक यूनिट फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करवाना पड़ता था, जिसे बोला जाता था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहाँ पर भी एब्जॉर्ब करवाना है। देखो मेन चीज एक ही है, हमें ओवरहेड का खर्चा एब्जॉर्ब करवाना है, कहां पर, एक यूनिट फिनिश गुड्स में। बट हम लोग ओवरहेड का खर्चा डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट ना करके एक्टिविटी वाइज एलोकेट करने वाले हैं, ठीक है। बाकी मेन कंसेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहां पर भी इसके बाद क्या होगा, यहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द ओवरहेड इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। यहां पर भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ओवरहेड को इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, जिसको वहां पर एब्जॉर्प्शन बोला जाता था। यहां पर भी हम लोग एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। डिफरेंस जस्ट इतना है कि हम लोग कॉस्ट को एक्टिविटी वाइज लेंगे रेदर देन डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो गया, यहां पर हम एक लाइन लिख देते हैं दोनों बातों के लिए कि डिफरेंस इज जस्ट दैट, डिफरेंस इज जस्ट दैट here we taking the cost of activity, एक्टिविटी का कॉस्ट हमें लेना है rather than डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का नहीं, हमें कोई भी डिपार्टमेंट का एक्टिविटी जो है उस हिसाब से कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमें एक्टिविटी जो है वो हर एक डिपार्टमेंट का फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें उसको एलोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग और एक लाइन लिख सकते हैं इसके साथ, सो वी नीड टू फाइंड आउट द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट and tried
to find cost of those activity instead of the cost of the department. तो हमें हर एक डिपार्टमेंट के एक्टिविटी का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ना कि डिपार्टमेंट का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और एक डिफरेंस लिखेंगे। जो ओवरहेड कॉस्टिंग था ना, ओवरहेड कॉस्टिंग में क्या होता था, जब हम लोग फिनिश्ड गुड्स में एब्जॉर्ब करवाते थे तो हम लोग जो बेसिस लेते थे, कुछ डायरेक्ट बेसिस लेते थे। अगर तुम लोग को याद है तो 6 बेसिस था। डायरेक्ट मटेरियल बेसिस, जहां पर मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा मायने रखता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस, जहां पर लेबर का कॉस्ट ज्यादा मायने रखता है। डायरेक्ट लेबर आवर, अगर लेबर ओरिएंटेड काम है। डायरेक्ट मशीन आवर, अगर मशीन ओरिएंटेड काम है। प्राइम कॉस्ट, अगर लेबर और जो मटेरियल है वो दोनों ही मतलब आधा आधा जो है उसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने बेसिस क्या देखा था, एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ता है कुछ डायरेक्ट बेसिस पे, ठीक है। अगर याद है तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का जो बेसिस था, एब्जॉर्प्शन वाज डन ऑन सम डायरेक्ट बेसिस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल बेसिस होता था। डायरेक्ट मटेरियल यानी टोटल या बजटेड ओवरहेड होता था। फिर हम लोग क्या करते थे, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते थे। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया है। डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। एक लेबर कॉस्ट होता है, एक लेबर आवर होता है, एटसेट्रा, ठीक है। 6 पॉइंट है, 6 मैंने नहीं लिखा। तो ओवरहेड में इस तरह से एब्जॉर्प्शन करवाया जाता है, ठीक है, ओवरहेड मेथड से। लेकिन एबीसी यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। यहाँ पर ये नया पॉइंट आ गया। यहाँ पर जब हम लोग एब्जॉर्प्शन करवाएंगे 1 यूनिट फिनिश गुड्स में कॉस्ट को, तब हमें यूज करना है कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। अब ये कॉस्ट ड्राइवर क्या है, देखो। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, फैक्टर्स दैट causes a change in the cost of an activity। देखो, तो क्या बोल रहा है कि फैक्टर्स, अगर कोई फैक्टर्स है दैट कॉजेज ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। कोई एक एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। अगर कोई डिपार्टमेंट में कोई एक एक्टिविटी हो रहा है तो उसका एक कॉस्ट इनकट हो रहा है, लेकिन वो कॉस्ट अगर चेंज होता है, लाइक इंक्रीज और डिक्रीज, अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट में एक एक्टिविटी हो रहा है तभी कॉस्ट इनकट हो रहा है। अगर वो कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है उसे बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। उसे बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर। तो देखो, जो भी कॉस्ट हमारा इनकर्ड होता है डिपार्टमेंट में, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में जितने भी कॉस्ट इनकर्ड होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर वहां पर कॉस्ट में कोई भी चेंजेस देखा जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो सकता है, कॉस्ट या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो हमें वो रीजन को फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस वजह से ये कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो उस रीजन को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेने से समझ में आ जाएगा। मान लो कि हम लोग कोई गाड़ी ले लो, ठीक है, कोई कार मान लो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं कोई कार, ड्राइविंग ए कार, ये एक एक्टिविटी है,
ठीक है, गाड़ी हम लोग चला रहे हैं, तो ये एक एक्टिविटी है। अब ये एक्टिविटी अगर हो रहा है तो इसके वजह से कॉस्ट इनकट होगा। बोलो सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है? अगर कोई कार हम लोग चला रहे तो सबसे ज्यादा खर्चा हमें क्या किस चीज पे लगता है? अगर हम लोग खुद ही चला रहे, ठीक है, ड्राइवर वाइवर नहीं, खुद ही चला रहे गाड़ी, तो सबसे बड़ा कॉस्ट क्या होता है? और अगर ड्राइवर रख भी लेते तो सबसे ज्यादा खर्चा क्या हो जाता है? कोई भी एक गाड़ी रखने का मेन हेडेक में, हाँ, फ्यूल फ्यूल का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट। ठीक है, मेजर कॉस्ट क्या हो जाता है? मेजर कॉस्ट हो गया फ्यूल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये जैसे मैंने अभी बोला कि फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या है? एक्चुअली ये फैक्टर्स नहीं है। पहला बात है, अरे ये क्या हो गया? अच्छा देखो, पहला बात है कि अगर हम लोग कार ड्राइव करेंगे, दैट इज ए एक्टिविटी। ये जस्ट एक एग्जांपल है रिलेट करने के लिए। तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारा एक कॉस्ट इनकट हो रहा है। सबसे मेजर कॉस्ट ही मैंने ले लिया, दैट इज फ्यूल कॉस्ट। अब बोलो ये फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है? किस वजह से हो सकता है बोल सकते हो? इंक्रीज या डिक्रीज किस वजह से हो सकता है? ये जो कॉस्ट है फ्यूल कॉस्ट, ये कब इंक्रीज या डिक्रीज होगा? फ्यूल के रेट में ऊपर अप्स एंड डाउन। रेट के ऊपर, यानी प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो फ्यूल कॉस्ट will depend on price। ठीक है, तो इसके वजह से ये क्या हो सकता है? सो इट कैन चेंज द कॉस्ट। ठीक है, दैट इज इंक्रीज या डिक्रीज, ये कर सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस के अलावा ऐसा क्या फैक्टर है जो हमारे एक्टिविटी को, यानी गाड़ी चलाने को इफेक्ट करेगा, गाड़ी चलाने का कॉस्ट को कम या ज्यादा कर सकता है, एक्सेप्ट फ्यूल का प्राइस। ठीक है, मतलब फ्यूल कॉस्ट का ही मुझे चेंजेस बताओ, लेकिन प्राइस के अलावा और ऐसा क्या फैक्टर है जो फ्यूल कॉस्ट को चेंज कर सकता है? गाड़ी का कंडीशन, ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा लगेगा। हाँ, ज्यादा इंजन चलाएंगे, हाँ, वो सब तो है कि इंजन वगैरह। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्यूल कॉस्ट पे ही बताओ क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मतलब ओवरऑल ज्यादा नहीं चलाएंगे पूछ ज्यादा, कम चलाएंगे कम। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। करेक्ट, ज्यादा चलाएंगे ज्यादा, कम चलाएंगे कम, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो ये एक और भी हमारा फैक्टर्स आ गया जो कि फ्यूल को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्यूल कॉस्ट is depend upon the नंबर ऑफ किलोमीटर या फिर डिस्टेंस, और डिस्टेंस वी कवर्ड। तो इससे भी फ्यूल कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम लोग x से y जगह पे y डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये अगर 100 किलोमीटर है तो इसका फ्यूल कॉस्ट कुछ और आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो ये x से z जा रहा है, तो ये सपोज अगर 200 किलोमीटर है तो उसमें फ्यूल कॉस्ट कुछ हमारा और आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूल कॉस्ट चेंज हो रहा है ड्यू टू डिस्टेंस। तो हमें और इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ड्राइवर। तो क्या प्राइस को नहीं बोलेंगे? हाँ, प्राइस को भी बोलेंगे, लेकिन मैंने जस्ट ये पूछा कि प्राइस के अलावा ऐसा क्या फैक्ट है जो कि फ्यूल कॉस्ट को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया? डिस्टेंस कवर। तो ये जो डिस्टेंस है यानी जो किलोमीटर का फैक्ट है, तो किलोमीटर को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे किलोमीटर इज माई कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, किलोमीटर को हम लोग बोलेंगे हमारा कॉस्ट ड्राइवर। अब मान लो फ्यूल कॉस्ट है फॉर एग्जांपल ₹1000। ठीक है, और किलोमीटर रन हुआ है मान लो 100। ठीक है, 100 किलोमीटर। तो अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर किलोमीटर। तो कॉस्ट पर किलोमीटर कितना हो गया? 1000 रुपीज का तेल खर्चा हो गया अगर हम लोगों ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो उस केस में फ्यूल कॉस्ट हो गया ₹10 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 10 रुपए का तेल खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 10 रुपए है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट
ड्राइवर, ठीक है। इसे बोलना पड़ेगा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर यानी वो फैक्ट जो कि कॉस्ट को कम या ज्यादा कर रहा है, ठीक है, हमारे एक्टिविटी का जो कॉस्ट है उसे कम या ज्यादा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर मतलब चेंज होने के लिए 10 रुपए का इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, 1 किलोमीटर पे 10 रुपए का इम्पैक्ट आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था समझाने के लिए, ये जो कार वाला था, ठीक है। मेन अगर कॉस्ट ड्राइवर हमें पूछे तो अगर डेफिनेशन बोलो तो ये होता है कि फैक्टर्स दैट कॉजेज ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर तो इसका मतलब देखो, अगर हमें कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द फैक्टर दैट causes a change in cost of an activity is called cost driver, and first we should know what is the activity, what is an activity। तो अगर हमें कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना पड़ेगा दैट इज एक्टिविटी। मेन पॉइंट ये वाला हो गया, हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि एक्टिविटी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया मेन पॉइंट। जैसे हम लोगों ने पहले एक्टिविटी क्या देखा, एक्टिविटी देखा कि हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज द एक्टिविटी। उसके बाद उसका मेन कॉस्ट हम लोगों ने देखा कि गाड़ी चलाने का सबसे बड़ा खर्चा अगर कुछ होता है तो वो फ्यूल का कॉस्ट होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस एक्टिविटी के कॉस्ट को कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कम या ज्यादा कर सकता है। तो द फैक्टर दैट causes a change in the cost of an activity, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, वो फैक्टर को ढूंढना पड़ेगा, फैक्टर, ठीक है, जो कॉस्ट को क्या करेगा, चेंज करेगा, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। अच्छा, तो ये 3 पॉइंट ही हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे स्टेप्स, कैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशंस मतलब न्यूमेरिकल्स के लिए हमें यही काम आएगा। दीदी Step- चौकोरটা দেখাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে। steps in activity based costing। Step 1, identify all activities, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब पूरा जीस्ट लिख रहे हैं, अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा उसी का पूरा जीस्ट लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें एक्टिविटीज को प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में डिवाइड करना पड़ेगा। प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब हो जाता है कि सपोर्टिंग या फिर सर्विस सेक्टर का एक्टिविटीज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन फर्क इतना है कि डिपार्टमेंट वाइज नहीं होगा, होगा एक्टिविटी वाइज, ठीक है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे, एलोकेशन, यहाँ पर भी वही एलोकेशन या अपोर्शनमेंट, एलोकेशन एंड apportionment of cost
between primary and secondary activities। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर एलोकेट करना पड़ेगा या अपोर्शन करना पड़ेगा कॉस्ट को। जैसे वहां पर डिपार्टमेंट में एलोकेट या अपोर्शन करना पड़ रहा था, यहाँ पर एक्टिविटी वाइज एलोकेट या अपोर्शन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा .2। .3 फिर होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम वैसे ही हो रहा था जैसे ओवरहेड में है, क्योंकि फर्क तो बस इतना है कि सारा प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पर हमें एक्टिविटी वाइज अपने कॉस्ट को एलोकेट करना है, जबकि हम लोग वहां पर ओवरहेड में डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर भी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में अपोर्शन और क्या बोलते हैं उसे, अलॉटमेंट। ठीक है, अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन। नॉर्मली एलोकेशन तो होता नहीं है, सेकेंडरी में अपोर्शनमेंट ही होता है। अपोर्शनमेंट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी कॉस्ट among प्राइमरी एक्टिविटीज। जैसे वहां पर आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते थे, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को लेके हम लोग उसे जो क्या बोलते हैं उसे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पर हम लोग उसे एलोकेट कर देते थे, अपोर्शन कर देते थे। यहाँ पर सेम चीज है, बट लैंग्वेज क्या होगा, एक्टिविटी, सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, पूरा कंसेप्ट ही एक्टिविटी के ऊपर हमारा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लोग वहां कर रहे थे प्रोडक्शन एंड सर्विस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर दैट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टोटल जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉलम में आ रहा था, सॉरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कॉलम में जो टोटल आ रहा था उसे हम लोग चेक कर रहे थे। तो यहाँ पर भी चेक करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी कितना हो रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटीज वाला कॉलम तो खाली हो जाएगा। ठीक है, और इसको बोला जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज को बोला जाता है, इसका नाम है कॉस्ट पूल। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट पूल, ये नाम है। ठीक है, जैसे कॉस्ट ड्राइवर, यहाँ पर इसका नाम है कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल कुछ नहीं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी को बोला जाएगा कॉस्ट पूल। ठीक है, ये क्या है, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज विद इन ए डिपार्टमेंट। ये क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या है, ये टोटल कॉस्ट है। ये क्या है, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस प्राइमरी एक्टिविटीज विद इन ए डिपार्टमेंट, विद इन ए डिपार्टमेंट, ऐसे ही बोल सकते हैं। कोई भी एक डिपार्टमेंट में जितने सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं उसका जब पूरा प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो प्राइमरी एक्टिविटी कॉलम में टोटल जितना कॉस्ट हमें मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट पूल। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोगों ने टोटल कॉस्ट निकाल लिया। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, अब हमें फैक्टर आइडेंटिफाई करना है जो इंक्रीज या डिक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी एक्टिविटीज का कॉस्ट का। तो आइडेंटिफाई the cost driver for each activity। हमें कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हर एक एक्टिविटी के लिए कि किस वजह से कॉस्ट हमारा अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर डिक्रीज भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, और लास्ट हमें क्या करना है, वही एब्जॉर्प्शन करवाना है, सारे कॉस्ट को एब्जॉर्प्शन करवाना है 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में। तो यहाँ पर लिखेंगे absorption of overhead of primary activities based on
कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्टिविटी, फॉर्मूला ये हो जाएगा एक्टिविटी कॉस्ट पूल, ठीक है, मतलब टोटल जो खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर करके दिखाया ना, ये देखो एक्टिविटी, ये देखो टोटल इतना डिवाइडेड बाय इतना, तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर आ जाएगा इससे, ठीक है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो कंसेप्ट है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, देखो इसका हम एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं कि कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा। देखो यहाँ पर ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, जो अभी लिखवाया ये पूरे चीजों को हम एक्सप्लेन कर देंगे, स्टेप 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, इस तरह से एक्चुअली रियल लाइफ में होता है। प्राइमरी एक्टिविटी, यहाँ पर सपोर्ट सर्विस, यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो इस तरह से यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे वहां पर हम लोग लिखते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, वैसे नहीं चलेगा। पर्टिकुलर्स, प्राइमरी एक्टिविटीज, सपोर्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पर्टिकुलर्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज का हेडिंग दे दिया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या है, ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मान लो परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल ये एक प्राइमरी एक्टिविटीज है, ठीक है। और है मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा, और एक एक्टिविटी लिख लेते हैं टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो ये कोई डिपार्टमेंट वाइज नहीं लिखा, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी का नाम दिया है, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये एक एक्टिविटी है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट ये एक एक्टिविटी है, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। और सपोर्टिंग सर्विस में यहाँ पर लिख देते हैं कैंटीन सर्विस, ठीक है। ये सब अलग अलग एक्टिविटी हो गया। अच्छा, अब सेकेंड क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड यानी खर्चा, ठीक है। तो परचेज ऑफ मटेरियल जो एक्टिविटी हो रहा है, मटेरियल खरीदने का जो एक्टिविटी हो रहा है, वहां पर क्या क्या खर्चा हो सकता है, या वहां पर अगर हम लोग एक परचेज मैनेजर रख रहे हैं तो उनका सैलरी हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं परचेज मैनेजर, मैनेजर्स सैलरी, ठीक है। या फिर हो सकता है स्टेशनरी का खर्चा, स्टेशनरी वगैरह तो रहेगा, ये क्या डिपार्टमेंट है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट है, तो वहां लिखने का काम तो होगा, तो स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, टेलीफोन का खर्चा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेसिंग ऑर्डर हो सकता है, मतलब परचेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर देने का खर्चा, मटेरियल में हम लोग पढ़े हैं ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, तो परचेसिंग कॉस्ट, जैसे कि टेंडर भरना, टेंडर का खर्चा, टेंडर बुलाना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करना कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, ये रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए टेंडर जो है टेंडर का एडवर्टाइज वगैरह करना, ये इस तरह का खर्चा हो सकता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वाला जो एक्टिविटी है उसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या खर्चा हो सकता है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट में सैलरी ऑफ इंजीनियर, अगर हम लोग कोई इंजीनियर रख रहे हैं जो कि इक्विपमेंट को मेंटेन करता है तो उनका सैलरी, सैलरी ऑफ इंजीनियर। और क्या हो सकता है, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट ये एक हो सकता है, ठीक है। लूज टूल्स का खर्चा, लूज टूल्स, ठीक है, लूज टूल्स, कंज्यूमेबल्स एटसेट्रा,
एटसेट्रा, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है, हम लोग कुछ नाम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के टेस्ट करने के लिए हम लोग कोई टेक्निकल लोगों को, स्टाफ को रख सकते हैं, तो उनका सैलरी, तो यहाँ पर लिखते हैं सैलरी ऑफ टेस्टिंग इंडिविजुअल्स। डेप्रिशिएशन ऑन टेस्टिंग इक्विपमेंट, जिससे टेस्ट होता है, ठीक है। अगर ऐसे कोई इक्विपमेंट की जरूरत है जिससे प्रोडक्ट को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका डेप्रिशिएशन भी होगा, वो भी यहाँ का कॉस्ट का एक पार्ट हो गया। अब कैंटीन में क्या हो जाएगा, कैंटीन का खर्चा, कॉस्ट ऑफ मील्स, एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखो अभी तक मैंने क्या दिखाया, यहाँ पर जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स क्रिएट किए कि एक्टिविटी क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो कहीं पर कोई एक डिपार्टमेंट में मटेरियल परचेज हो रहा है, ठीक है, कहीं पर इक्विपमेंट मेंटेनेंस हो रहा है, कहीं पर प्रोडक्ट टेस्ट हो रहा है, कहीं कैंटीन का सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पर कितने तरह के एक्टिविटीज हो सकते हैं, उसका भी मैंने यहाँ पर दिखाया कि खर्चा क्यों होगा। ये जो परचेज ऑफ मटेरियल है, इसमें खर्चा क्यों हो सकता है, क्या क्या कॉस्ट है जो हमारे यहाँ पर ओवरहेड का काम करेगा, ठीक है। ऐसा क्या क्या खर्चा हो सकता है, परचेज मैनेजर का सैलरी, तो ये सब मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। अब मान लो ये खर्चा जो हो रहा है, यहाँ पर टोटल करके दिखाते हैं। सपोज यहाँ इस डिपार्टमेंट का खर्चा हुआ है 90,000, ठीक है। जस्ट एग्जांपल बोल रहे हैं कि परचेज मटेरियल का खर्चा हुआ है टोटल, सॉरी परचेज डिपार्टमेंट का खर्चा, परचेस ऑफ मटेरियल डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, सॉरी गलत बोल दे रहे हैं, डिपार्टमेंट नहीं बोलना है, ठीक है। वो ओवरहेड का आदत है इसलिए डिपार्टमेंट बोल दे रहे हैं कि हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में क्या है, मटेरियल परचेस करना। मटेरियल परचेस करने के एक्टिविटी में टोटल खर्चा होता है 90,000, ये सब खर्चा मिला के, ठीक है। यहाँ पर हो गया 50,000। इक्विपमेंट मेंटेनेंस करने का जो एक्टिविटी है उसके लिए खर्चा होता है 50,000। प्रोडक्ट टेस्टिंग का जो एक्टिविटी है उसके लिए खर्चा होता है सपोज 40,000। और जो कैंटीन का एक्टिविटी है उसके लिए खर्चा होता है 25,000। ये जस्ट मैंने अपने मन से एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते, ठीक है, जो कि मुझे दिया हुआ नहीं है, मैंने अपने मन से ही इसको लिख दिया। ये मेरा हो गया है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जो सर्विस, जो सेकेंड सपोर्ट सर्विस, मतलब जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है उसका खर्चा हमें प्राइमरी एक्टिविटीज में अपोर्शन करना पड़ेगा, वही तो होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपोर्शनमेंट, जैसे ओवरहेड में होता है सेम उसी तरह से, अपोर्शनमेंट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये क्या था, ये था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज ये गिवन है या फिर मैंने अपने मन से ही कर दिया, ऐसे ही मान लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर और उसका बेसिस वगैरह नहीं दिया, ये जस्ट समझाने का कोशिश कर रहे। तो ये 25,000, तो मान लो इसको हम लोग किसी एक बेसिस पे अपोर्शन किया और उस बेसिस पे यहाँ पर 10,000 आ गया, यहाँ पर 10,000 आ गया और यहाँ पर 5,000 आ गया, ठीक है। और ये नेगेटिव 25,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो, ये टोटल कर लेंगे, टोटल करने पे यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 45,000 आ गया, यहाँ पर हो गया 60,000 और यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख या 10 लाख हो रहा है, शायद 10 लाख हो रहा है, ठीक है। 90 और 10 लाख, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पर ओवरहेड में बोलते थे 1 लाख तो हो रहा है ना मैम, 90,000 ओ 1 लाख ही हो रहा है क्या, इसमें। अच्छा हाँ 1 लाख ही हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल जो कॉस्ट है, इसको टोटल कॉस्ट नहीं बोलेंगे, इसका नाम अभी अभी मैंने सिखाया, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पूल, ठीक है। कॉस्ट पूल, ये जो टोटल खर्चा हो जाएगा इसको बोलना चाहिए कॉस्ट पूल, इसका नाम यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर बोलेंगे एक्टिविटी कॉस्ट पूल भी बोल सकते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट पूल, ठीक है। यानी टोटल खर्चा इतना आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा,
कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो हम लोग जैसे स्टेप्स लिखे वैसे ही कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, सारे एक्टिविटीज प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। ये देखो ये सारे एक्टिविटी को प्राइमरी और ये एक्टिविटी को सेकेंडरी डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो मैंने वो करके नहीं दिखाया क्योंकि उसके लिए तो एक क्वेश्चन चाहिए। ये अपने मन से किया हुआ है, तो फिर ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सपोज इतना आ रहा है करने के बाद। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में अपोर्शन कर दिया। सपोर्टिंग एक्टिविटी का जो खर्चा है वो प्राइमरी एक्टिविटी में हम लोगों ने अपोर्शन कर दिया। हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट पुल निकाल लिया। अब हमें कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करना है हर एक एक्टिविटी का, मतलब ऐसा फैक्ट, ऐसा फैक्टर जो कि ये सारे खर्चे को कम या ज्यादा कर सकता है, लाइक 90,000, 50,000, 40,000 बोले, या फिर ये टोटल खर्चे को इफेक्ट कर सकता है। तो क्या क्या होगा वो तो हमें क्वेश्चन में बताएगा, हम यहाँ पर अपने मन से लिख रहे हैं। determination of activity cost drivers। ठीक है, तो कॉस्ट ड्राइवर्स क्या क्या हो सकता है। तो पहला कौन सा हमारा एक्टिविटी था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर हम लोग ज्यादा मतलब जैसे मटेरियल कॉस्ट में तुम लोगों ने पढ़ा था, जितना बार बार हम लोग खरीदेंगे, अगर स्मॉल क्वांटिटी में बार बार खरीदेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगर हम लोग मैक्सिमम क्वांटिटी में खरीदेंगे तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, परचेज सॉरी उसमें हमारा कौन सा कॉस्ट बढ़ जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह, मतलब रखने का खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये परचेज एक्टिविटी जो है, परचेज ऑफ मटेरियल, वो किस वजह से हमारा कम या ज्यादा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट एक कॉस्ट ड्राइवर का नाम लिया है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ठीक है, से 10,000 ऑर्डर। ठीक है, जितना ऑर्डर ज्यादा करेंगे हमारा जो परचेज ऑफ मटेरियल है वो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार ऑर्डर करने से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता है। क्यों, क्योंकि बार बार ऑर्डर करने पे मान लो जो भी हमारा कॉल हो रहा है, ठीक है, प्लेसिंग ए कॉल, ठीक है, या फिर हम लोग कुछ ऑर्डर कॉपी सेंड कर रहे हैं, तो बहुत तरह का खर्चा हो सकता है। टेंडर, एडवर्टाइजमेंट, ये बार बार फ्रीक्वेंटली जब हम लोग परचेस करते हैं तो बढ़ जाएगा। नॉर्मल सा बात है, देखो एक बार ऑर्डर करने का खर्चा अगर 10 रुपया होता है तो 5 बार ऑर्डर करने का 50 रुपया, 10 बार ऑर्डर करने का 100 रुपया। तो ये तो हम लोगों ने ईओक्यू में भी चेक किया था। ठीक है, तो वो ये ईओक्यू वाला फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा भी और फैक्टर्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर अगर मान लो जैसे कि 10,000 है तो उस हिसाब से खर्चा कम या ज्यादा होगा। 10,000 से ज्यादा हो जाएगा खर्चा ज्यादा, 10,000 से कम होगा तो खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड एक्टिविटी क्या था, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। अब इसमें कौन सा कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है, तो कितना मशीन चल रहा है उसके ऊपर, कितना टाइम, तो नंबर ऑफ आवर्स इसके ऊपर डिपेंड करेगा, से 3 आवर्स। ठीक है, अगर 3 घंटा चल रहा है तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, तो ये कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स। अब इसमें जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, कितने सारे पीसेस या यूनिट जो है टेस्ट हो रहा है प्रोडक्ट के। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेस्ट होगा उतना ज्यादा इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन होगा, उतने ज्यादा स्टाफ रखने पड़ेंगे, उतना सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट टेस्टेड, जैसे कि मान लो 22,500 यूनिट टेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये सब फैक्टर है जो कि हमारे एक्टिविटीज को इम्पैक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट ड्राइवर। अब 5th नंबर में क्या लिखना है, देखो, तो हम लोगों ने कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिया। देखो जस्ट इसके साथ ही हम लोग चल रहे हैं, आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा,
देखो अगर 10,000 ऑर्डर हुआ है और 1 लाख रुपीज टोटल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल का खर्चा है, तो पर ऑर्डर का खर्चा कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर का रेट। ठीक है, मैं अगर 10,000 बार ऑर्डर हुआ है और यहाँ पर टोटल खर्चा दिख रहा है 1 लाख, अगर ऑर्डर के वजह से ही इंपैक्ट आया है, जैसे हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस ज्यादा कम की वजह से फ्यूल कॉस्ट कम या ज्यादा हो रहा है, तो कॉस्ट ड्राइवर से हमें डिवाइड करना है ना। हमें यहाँ पर रूल्स क्या बताया गया है? रूल्स बोल रहा है कि कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे हमें उस कॉस्ट का पर यूनिट पर रेट कैलकुलेट करना है, चाहे वो आवरली बेसिस पे हो, पीसेस बेसिस पे हो, ऑर्डर बेसिस पे हो, वो डिपेंड करेगा क्या हो रहा है। तो एक्टिविटी कॉस्ट फुल कितना आया? एक्टिविटी कॉस्ट फुल 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10,000। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 ऑर्डर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ये इस कॉलम के लिए लिख रहे हैं, 1 2 3 4 कॉलम से। ठीक है, तो हम वो मेंटेन करके ही लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? रुपीस कितना आ जाएगा? रुपीस 10 पर क्या हो जाएगा? परचेज ऑर्डर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो टोटल कॉस्ट फुल कितना है? 60,000। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है 3 आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है 3 आवर्स। सॉरी, ये 3,000 होगा। 3 आवर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर 3,000 कर दो इसे। ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल सही नहीं बनेगा। इसको हम लोग लिख देते हैं 3,000 आवर। 3,000 आवर्स मशीन चलने का खर्चा है 60,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं ₹60,000 डिवाइडेड बाय 3,000 आवर। टोटल कॉस्ट फुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, तो कितना हो गया? ₹20 पर आवर। ठीक है, ₹20 मेंटेनेंस पर आवर, पर आवर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट था टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग का खर्चा पड़ रहा है टोटल 45,000। 45,000 और कितने यूनिट टेस्टेड हुए हैं? वही कॉस्ट ड्राइवर है, 22,500 यूनिट। अब डिवाइड करना पड़ेगा 45,000 डिवाइडेड बाय 22,500 यूनिट। तो ये हो जाएगा ₹2 पर यूनिट टेस्टेड, ₹2 पर यूनिट टेस्टेड। ठीक है, ये सब क्या आ गया? ये सारे के सारे एब्जॉर्प्शन रेट जो हम लोग ओवरहेड में करते थे, और यहाँ पर बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर रेट। बस इतना ही डिफरेंस है। वहां पर बोला जाता है एब्जॉर्प्शन रेट, यहाँ पर बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है, अब पॉइंट 6, कॉस्ट असाइनमेंट। ठीक है, मान लो हमें एक जॉब दिया हुआ है। कॉस्ट असाइनमेंट हम लोग कैसे करेंगे? सपोज हमें एक जॉब दिया हुआ है, जॉब का नंबर है जॉब 36। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है? देखो, रिक्वायर्स 20 परचेज ऑर्डर एंड 40 आवर्स ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस। 50 यूनिट आर फाइनली प्रोड्यूस। इस जॉब का एक्टिविटी पूरा बताया जा रहा है कि जॉब में क्या क्या परफॉर्म हुआ, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ, एंड ऑल आर इंडिविजुअली टेस्टेड। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी परफॉर्म हुआ है, हर एक प्रोडक्ट को इंडिविजुअली टेस्ट भी किया गया है। तो इट्स टोटल ओवरहेड कॉस्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितना कॉस्ट होगा ये बताना है हमें। ठीक है, तो क्या क्या एक्टिविटी हुआ है जॉब 36 में? देखो यहाँ पर लिख देते हैं जॉब 36। इसमें क्या क्या एक्टिविटी हुआ है? परचेज ऑर्डर 20 दिए गए हैं। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर कॉस्ट कितना हो जाएगा? बताओ, परचेज ऑर्डर कॉस्ट कितना हो जाएगा? अगर 20 ऑर्डर दिए गए हैं, परचेज ऑर्डर कॉस्ट कितना हो जाएगा? 20 ऑर्डर्स इनटू एक एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना है? 10 पर परचेज ऑर्डर। ठीक है, 10 रुपए करके, ₹10 करके, तो कितना हो गया? 200। ठीक है, अच्छा परचेज के बाद कौन सा है? इक्विपमेंट मेंटेनेंस का खर्चा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट 40 आवर्स मेंटेन हुआ है, देख लेते हैं कितना करके है। ये देखो 40 आवर्स मेंटेन हुआ है और खर्चा है 20 करके। ठीक है, ₹20।
पर मेंटेनेंस, पर आवर मेंटेनेंस, ठीक है। तो 40 घंटे का कितना हो जाएगा? 800 रुपया। नेक्स्ट है टेस्टिंग, टेस्टिंग एक्टिविटी भी हुआ है, तो टेस्टिंग कॉस्ट कितना आ गया? सारे के सारे यूनिट टेस्ट हुए हैं, 50 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए हैं और सारे के सारे टेस्ट हुए हैं और 2 रुपए करके है टेस्टिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर हो गया 100, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 800, 200, 1000, 1100, ठीक है। तो ये हो गया टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर द जॉब, फॉर द जॉब, इस जॉब का टोटल ओवरहेड कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ये कैलकुलेट करना पड़े कि कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ, अगर ये कैलकुलेट करने वाले वो भी हम लोग कर सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? ये 1100 का पूरा कॉस्ट हुआ है 50 यूनिट के लिए, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? 1100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो गया 22 रुपीज, 22 रुपीज 22 पर यूनिट, ठीक है। तो सेम चीज ही है, कुछ अलग नहीं है, बस हमें क्या करना है, हमें एक्टिविटी वाइज करना है। तो मैंने एक एग्जांपल देके समझाने का कोशिश किया, अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर हम लोग को ओवरहेड के हिसाब से भी करके देखना है कि क्या होगा, और हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से भी करके देखना है। तो पहले हम लोग इलास्ट्रेशन 1 ये वाला देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ये देखो जैसे कि ए बी सी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट एबीसी, द बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज फॉलोज। तो बजटेड कॉस्ट दिया हुआ है और कुछ डिटेल्स दिया हुआ है प्रोडक्शन का 31 मार्च का। प्रोडक्ट क्वांटिटी यूनिट 4000 यूनिट, 3000 यूनिट और 1600 यूनिट जो है, ये क्वांटिटी इतना इतना प्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्ट ए बी और सी का, ये अलग अलग बता दिया। फिर उसके बाद क्या बताया है, देखो उसके बाद बता रहा है रिसोर्सेस पर यूनिट, ठीक है। रिसोर्स क्या चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट प्रोडक्ट ए बी या सी बनाने के लिए रिसोर्सेस क्या चाहिए? मेटेरियल और लेबर। मेटेरियल का कैसे कैलकुलेशन बता रहा है, बोल रहा है कि एक यहाँ पर यूनिट है, मतलब ये कैसे रीड करना है, ब्रैकेट में किलो दिया हुआ है, मतलब ये 4 केजी है, ये 6 केजी है, ये 3 केजी है। ये किलो जो है ये किस हिसाब से, एक यूनिट बनाने में 4 किलो चाहिए रॉ मटेरियल, एक यूनिट ए बनाने में 4 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, एक यूनिट बी बनाने में 6 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, एक यूनिट सी बनाने में 3 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। अच्छा अब डायरेक्ट लेबर, लेबर का क्या बता रहा है, इसको कैसे रीड करना चाहिए? देखो हमें यहाँ पर बोल रहा है कि मिनट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मिनट्स है, ये मिनट्स है, ये मिनट्स है, मतलब एक यूनिट बनाने में, एक यूनिट ए बनाने में 30 मिनट्स लगता है, एक यूनिट बी बनाने में 45 मिनट्स लगता है, एक यूनिट सी बनाने में 60 मिनट्स लगता है, ठीक है। ये रीड करने का तरीका हो गया, क्योंकि ऐसे रीड करना चाहिए। ऊपर पर यूनिट दिया हुआ है, ये केजी और मिनट्स, तो ये किलो, ये मिनट्स, तो फिर एक यूनिट का डिटेल्स बता रहा है। फिर क्या बोला है, देखो द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वाज 10 पर आवर, ठीक है। तो बजटेड रेट जो है लेबर का वो है 10 पर आवर, एंड द बजटेड मटेरियल कॉस्ट वाज 2 पर किलो, मतलब 1 किलो मटेरियल का कॉस्ट 2 रुपया है, और लेबर अगर 1 घंटा काम करेगा तो उसे 10 रुपए देना पड़ेगा। प्रोडक्शन ओवरहेड वेयर बजटेड एट प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड बोल सकते हैं, यानी ओवरहेड का खर्चा, ठीक है। ये सब तो डायरेक्ट दिया हुआ, ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट था, ये आ गया ओवरहेड, ये बता दिया है हमें टोटल कितना है 99,450। एंड वेयर एब्जॉर्ब्ड, मतलब हमें प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, हमें एब्जॉर्प्शन करके दिखाना है। और एब्जॉर्ब कैसे होगा बोल भी दिया है, यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट, तो हमें डायरेक्ट लेबर आवर रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लेबर आवर रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये खर्चा हमें एब्जॉर्ब करवाना है, लेकिन लेबर आवर रेट के बेसिस पे, मतलब हमारा रेट क्या होना चाहिए, समथिंग रुपीज समथिंग कुछ एक होगा, ठीक है, रुपीज कुछ पर लेबर आवर ये होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डिवाइड कैसे होना चाहिए, ऊपर रुपीज होना चाहिए, नीचे आवर होना चाहिए, तभी तो हमारा आ जाएगा डिवाइड करने से रुपीज पर लेबर आवर, ठीक है। तो नीचे हमारा लेबर आवर होना चाहिए, तो हमें लेबर आवर चेक करना पड़ेगा कि कितने लेबर आवर के लिए 99,450 का खर्चा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे, एबीसी लिमिटेड फॉलोड द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, एब्जॉर्प्शन मतलब वही ओवरहेड कॉस्टिंग सिस्टम, ये फॉलो कर रहा था। अब आगे देखो क्या बोल रहा है,
ABC Limited is now considering to adopt an activity based costing system, but अभी ये चाहता है कि activity based costing system follow करेगा। तो following additional information is made available for this purpose। तो नीचे का जो information है वो activity based costing के लिए information दे रखा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं क्या फाइंड आउट करने बोला। You are requested to prepare a statement for the management showing the unit cost and total cost of each product using the absorption costing method। मतलब जो ओवरहेड में हम लोगों ने सीखा था, ओवरहेड का पूरा नाम क्या था, ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो पहले ओवरहेड जो मेथड था उसके हिसाब से हमें एक स्टेटमेंट बना के देना है मैनेजमेंट को, जहां पर हम लोग यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट दोनों ही बताएंगे। फिर हम लोग सेकंड और थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट 1 जो कि हमारा नोन पॉइंट है उसको हम लोग करते हैं। तो देखो तुम लोग डिफरेंस भी समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक। अभी तक तो मैंने बहुत सारा डिफरेंस वैसे ही बताया और यहाँ पर प्रैक्टिकली और भी क्लियरली हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था वो तो सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ही लिया था, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, यहाँ पर पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा लेबर आवर रेट, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये देखो लेबर आवर रेट, ठीक है। लेबर आवर रेट का कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल ऐसे ही लिखते थे हम लोग, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय, क्योंकि बोला है कि लेबर आवर बेसिस पे, तो बजटेड लेबर आवर, ठीक है। तो टोटल बजटेड ओवरहेड ये तो हम लोग को पता है, ओवरहेड कितना है अभी तो हम लोगों ने देखा, ओवरहेड कितना है बताओ, यहाँ से ओवरहेड कितना है, बजटेड ओवरहेड कितना है, ये सब तो ओवरहेड नहीं है, ये तो मटेरियल और लेबर, ये सब तो डायरेक्ट खर्चा है। ओवरहेड का खर्चा कितना है बता रखा है ना, कितना, 99,450, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है कि इसके लिए लेबर आवर कितना लगेगा। तो बताओ लेबर आवर टोटल कितना लगा है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल बजटेड लेबर आवर और वहां पर पुट कर देंगे। बताओ कितना हो जाएगा लेबर आवर। यहाँ पर क्या बोला है कि एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगता है, ठीक है। और 1 घंटे में पेमेंट किया जाता है 10 रुपए, ठीक है। 1 घंटे में 10 रुपए पेमेंट किए जाते हैं, तो लेबर आवर कितना लगेगा, तो एक यूनिट बनाने में 30 मिनट लगता है, तो 4000 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, वही तो हमें फाइंड आउट करना है ना। अगर एक यूनिट बनाने में, देखो एक यूनिट बनाने में 30 मिनट, 2000 आवर, हाँ बोलो, 2000 आवर। हाँ आवर्स के हिसाब से 2000, ठीक है। सिंपल सा बात है, अगर एक यूनिट बनाने में टाइम लगता है 30, ये है मिनट्स, ठीक है। तो 4000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 30 इंटू 4000, ज्यादा टाइम लगेगा, 30 इंटू 4000 हो जाता है 12000 मिनट्स, लेकिन मुझे इसको आवर में ट्रांसफर करना है। तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दो तो 2000 आवर्स हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर 4000 इंटू 30, ठीक है। इतना मिनट्स लगेगा प्रोडक्ट ए बनाने में, बजटेड जितना यूनिट बनाना है उस हिसाब से, डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो आवरली मिल जाएगा, प्लस कर देते हैं टोटल निकालेंगे। फिर बी वाले का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी वाले का 45 मिनट्स लगता है एक यूनिट बनाने में, तो 3000 यूनिट बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, 3000 इंटू 45, तो टोटल इतने मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन मुझे इसे आवर में ट्रांसफर करना है, तो मैंने डिवाइडेड बाय 60 आवर कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1600 मिनट्स, सॉरी 1600 यूनिट बनाने में कितने टाइम लगेंगे, अगर एक यूनिट बनाने में 60 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2000 आवर, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, 3000 मैम टोटल है 5850। 5850, हाँ टोटल तो 5850 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना होगा ये देखना पड़ेगा मुझे। 3000 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 6, 2250।
2250 आवर और ये वाला हो गया 1600, ये उतना ही हो रहा है, ठीक है। तो टोटल करके 5850, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5850 आवर, ठीक है। 5850 आवर, तुम लोग चाहो तो पहले इसको लिख के फिर ये लिख सकते हो, ठीक है। मैंने ये पहले लिख दिया था तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो रुपीस कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देख लो, 99,450 डिवाइडेड बाई 5850, रुपीस 17 पर आवर, ठीक है। 17 रुपीज 17 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं समझने के लिए, रुपीज 17 पर डायरेक्ट लेबर आवर। वैसे भी क्वेश्चन में बोल ही दिया था डायरेक्ट लेबर आवर, और हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर आवर ही तो लिया है, ठीक है। तो 17 रुपए करके हो जाएंगे। अब हमें इस बेसिस पे अपना यूनिट कॉस्टिंग करना है। यूनिट कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो कॉस्ट शीट हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे कि ए बी सी ये 3 प्रोडक्ट बनाने का यूनिट कॉस्ट का मतलब हो जाता है कि एक यूनिट का खर्चा निकालो, ठीक है। एक यूनिट ए बनाने का टोटल खर्चा, एक यूनिट बी बनाने का टोटल खर्चा, एक यूनिट सी बनाने का टोटल खर्चा, इसको बोलेंगे यूनिट, इसको बोलेंगे यूनिट कॉस्ट, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं यूनिट कॉस्ट, ए बी और सी। यूनिट कॉस्ट का मतलब कॉस्ट शीट जैसा ही बनेगा बट एक यूनिट के लिए बनेगा। तो सबसे पहले कौन सा खर्चा आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट शीट में तो बस ये फर्क है। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा, एक यूनिट बनाने में 4 किलो रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो क्या 4 लिख दे, हमें तो रुपीस लिखना है ना, खर्चा कितना हो रहा है 4 किलो, ये तो क्वांटिटी है। प्राइस बताना है, प्राइस बताओ, कॉस्ट तो तभी निकलेगा जब प्राइस होगा। तो कितना प्राइस होगा, देखना पड़ेगा कि मटेरियल का प्राइस कितना चल रहा है। तो वो देखो लिखा हुआ है द बजटेड मटेरियल कॉस्ट was 2 पर किलो। अब उस हिसाब से कैलकुलेट करो, बताओ कितना होगा। बोलो, 4 किलो मटेरियल चाहिए, 1 किलो मटेरियल 2 रुपए होगा तो 4 किलो कितना हो जाएगा, ये तो नॉर्मल बात है। मटेरियल को 8, बस वही तो कैलकुलेट करना है। 8 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो 8 रुपीज कैसे आया, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर सिर्फ 8 लिख दे तो समझ ही जाओगे प्रॉब्लम क्या है, 8 लिखने से भी समझ जाओगे। और 4 इंटू 2 हम नहीं लिख रहे, ठीक है। मेटेरियल कॉस्ट अगर चाहो तो ऐसे लिख देते हैं, एट द रेट ऑफ कितना करके है, एट द रेट ऑफ 2 पर किलो करके है, ठीक है। तो 2 करके मैंने इंटू कर दिया, एक यूनिट का 4 और एक यूनिट का 6 किलो 2 रुपए करके कितना हो जाएगा, 12। अच्छा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट लेबर है, इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ये तो ओवरहेड वाला खर्चा है। डायरेक्ट लेबर खर्चा कैसे निकलेगा, डायरेक्ट लेबर देखो 10 रुपए दिए जाते हैं 1 घंटा काम करने का, ठीक है। लेकिन एक यूनिट का हमें बताना है, तो ये बोलो एक यूनिट ए प्रोडक्ट बनने में टाइम लगता है 30 मिनट्स, ठीक है। अब 60 मिनट काम करने से पेमेंट मिलता है 10 रुपए, तो 30 मिनट्स काम करने से जितना पेमेंट मिलेगा वही मेरा एक यूनिट का कॉस्ट हो जाएगा। इसी तरह से कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाए, 5 रुपया, करेक्ट। ये देखो, तो जैसे हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग में किया था, ठीक है। तो 5 रुपए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पर कि 30 मिनट्स 45 मिनट्स काम करने से एक यूनिट बनता है, तो 60 मिनट्स काम करने से पेमेंट मिलता है 10 रुपए, 1 मिनट काम करने से 10/60, तो 45 मिनट्स काम करने से कितना मिलेगा, तो 10/, हाँ 7.499 यानी 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7.5 रुपीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले भी वैसे ही 10/60 इंटू 60 हो जाएगा, तो 10 रुपए मिलेगा, क्योंकि देखो 60 मिनट काम किया है, ठीक है। दैट मीन्स 1 घंटा काम करने पे 10 रुपए मिलेगा। तो इसका कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो भी तो बोल पाएंगे ना कि 10 रुपए मिलेगा एक यूनिट का, ठीक है। अच्छा, अब इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो प्राइम कॉस्ट, नहीं तो डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। 8 + 5 13 या 12 होगा, 13, ठीक है। 12, हाँ ये हो गया 19 ना, 19.5, ये हो गया 16, ये बन गया प्राइम कॉस्ट। अब हमें क्या लगाना चाहिए, प्रोडक्शन ओवरहेड।
अब इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड लगाएंगे। कैसे लगाना है? इस तरह से 17 डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब 17 रुपीज करके एप्लीकेबल होगा, लेकिन लेबर आवर के बेसिस पे। तो लेबर आवर, तो एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स काम होता है, तो 1 घंटे के लिए पेमेंट किया जाता है 17 रुपए डायरेक्ट लेबर आवर। तो 30 मिनट्स काम होने से कितना, तो 60 मिनट्स, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट्स के लिए 17 रुपीज पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट में कितना पेमेंट होता है, 17/60। तो 30 मिनट्स के लिए कितना पेमेंट होगा, इंटू 30। यही तो हो गया ना कंसेप्ट, ये तो हो गया जस्ट यूनिटरी मेथड। हमें क्या करना है, हमें 17 रुपीज को एप्लीकेबल 8.5 8.5 17 रुपीज को एप्लीकेबल करना पड़ेगा लेबर आवर रेट बेसिस पे। तो ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8.5, 8.5, ठीक है। कैसे कैलकुलेट हुआ, 17 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट हो गया। फिर से हम लोग कर सकते हैं सेम ऐसा ही, 17/60। ये तो फिक्स रहेगा कि 1 घंटा काम करने पे 17 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 45 मिनट्स हो रहा है, इंटू 45 कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे ही 17/60 इंटू यहाँ पर करना पड़ेगा 45, और यहाँ पर है 60, ठीक है। हम ये नीचे वाला मिटा देंगे, तुम लोग एक बार देख के लिख लो, यहाँ पर बता दो कितना होता है, फिर हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। तो ये हो गया 17/6। मैम बी वाले में होगा 12.75 अच्छा, और ये वाला 17 17, ठीक है। तो हम ये रब कर देते हैं, ठीक है। ये लिख लिए होगे तुम लोग। ये हो जाएगा टोटल करने पे 13 प्लस 8.5, 21.5। ये हो जाएगा 19.5 प्लस 17, नहीं 17 नहीं, 12.75, 32.25। और ये हो गया 33, ठीक है। ये 33 हो गया। ये हो गया टोटल यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट बनाने का टोटल खर्चा प्रोडक्ट ए, बी और सी का, ठीक है। अब कितने यूनिट, हमें टोटल कॉस्ट भी पता करने के लिए बोला था। क्वेश्चन अगर एक बार देखोगे तो हमें टोटल कॉस्ट भी इसके साथ साथ पता करने के लिए बोला था। ये देखो पॉइंट नंबर ए, प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो एक यूनिट का इतना है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ए कितना यूनिट्स बना है, टोटल 4000, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। बी शायद 3000 था, 3000 और 1600, चेक कर लेते हैं, 3000 और 1600। अब इंटू कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटू कर देना है ना, एक यूनिट का इतना, तो 3000 का कितना, 1600 का कितना, 4000 का कितना, तो 4000 इंटू 21, 86,000 86,750, 96,750 और 52,800 52,800 हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने कौन से बेसिस पे कर दिया, ये हम लोगों ने कर दिया है जो ओवरहेड कॉस्टिंग मेथड है उस पे देखो हम लोग एक ही रेट लेते हैं और वही सारे जगह पे एप्लीकेबल करते हैं, एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते। अभी डिफरेंस समझ में आएगा जब हम लोग इसी चीज को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से करेंगे। पूरे इसी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर बोला भी है क्वेश्चन में, वही करने के लिए हमें बोला गया है। तो क्वेश्चन यही है। अब यहाँ से रीड करेंगे कि इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच लेना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो यहाँ पर देखो एक्टिविटी वाइज जो है कॉस्ट को डिवाइड कर लिया है, मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है। ये सब का टोटल करो, देखो वही आएगा जो अभी टोटल ओवरहेड उन्होंने वहां पर दिया है। तो 29,100, 31,200, 39,150, ये है देखो 99,450। ये वही वाला कॉस्ट है जो ऊपर दे रखा था अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल, मतलब एक डिपार्टमेंट का दे दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा। बट यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं दिया, वही खर्चे को एक्टिविटी वाइज हमें अलग अलग करके दे दिया है कि इतना इतना खर्चा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अलग रेट निकलेगा, इसका अलग रेट निकलेगा, इसका अलग रेट निकलेगा, 3 अलग रेट निकलेंगे। जबकि वहां पर
हमारा एक रेट पे ही सारा खर्चा हम लोग एपोर्शन कर रहे थे, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पर देखना है। तो ये देखो, ये खर्चा अलग अलग बता दिया अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी वाइज। अब इसका कॉस्ट ड्राइवर ये क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा कि ये कॉस्ट का इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, ठीक है। तो मेटेरियल हैंडलिंग जो कॉस्ट है वो वेट ऑफ मेटेरियल हैंडल पे डिपेंड करेगा कि कितना किलो मेटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट, ये जो है नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, जितना ज्यादा बैच में, मतलब बैच में क्या, एक साथ जैसे 10 12 15 कितने बैचेस, मतलब कितने सारे प्रोडक्ट एक साथ मान लो 100 पीसेस हो रहा है तो एक बैच, फिर 100 पीसेस, एक बैच, इसको बोलते हैं बैच, ठीक है। तो बैचेस जितने होंगे मटेरियल के उतने स्टोरेज कॉस्ट जो है कम या ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ बैचेस बढ़ेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ बैचेस कम होगा तो स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशंस, जितने ज्यादा मशीन्स ऑपरेट हमें करने हैं उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है कम या ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है, डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स। डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स वाज एज फॉलोज फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन। यहाँ पर दे रखा है, ये देखो कॉस्ट ड्राइवर का डेटा दे रखा है, बैचेस ऑफ मटेरियल 10 5 15 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, ठीक है 632 ये दे रखा है। नंबर ऑफ मशीन्स, कितने सारे मशीन ऑपरेट हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, पॉइंट 2 में प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एबीसी अप्रोच, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे हमें करना है। तो इसके लिए जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर पर आवर बेसिस पे ओवरहेड का रेट कैलकुलेट किया था, यहाँ पर हमें कॉस्ट ड्राइवर का रेट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या क्या एक्टिविटी है वो देख लेना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी देख लेते हैं। पहला एक्टिविटी का नाम है मेटेरियल हैंडलिंग रेट पर केजी, ये आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्यों पर केजी मैंने बोला, क्योंकि मेटेरियल हैंडलिंग जो है वो डिपेंड करता है वेट ऑफ मेटेरियल पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट 2। ये क्वेश्चन को फिर से हम लोग कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। यहाँ एक टोटल का भी कॉलम कर लेते हैं। तो क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी कितना कितना है, ए प्रोडक्ट है 4000, बी प्रोडक्ट है 3000, सी प्रोडक्ट है 1600, ठीक है। और मेटेरियल वेट पर यूनिट केजी, ठीक है 4 किलो। एक यूनिट बनाने के लिए 4 किलो चाहिए। ए प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो एक यूनिट के लिए 4 किलो चाहिए, ठीक है। बी प्रोडक्ट एक यूनिट बनाने के लिए 6 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, और सी प्रोडक्ट एक किलो बनाने के लिए एक यूनिट बनाने के लिए 3 किलो ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। ये देखो यहाँ पर दे रखा है 3 किलो ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। ये केजी हो गया। तो टोटल वेट, वेट मतलब वही किलो होगा तो किलोग्राम होगा तो ग्राम, तो टोटल मटेरियल वेट कितना हो जाएगा। तो 4000 यूनिट बनाने के लिए कितना किलो मटेरियल चाहिए, 4000 यूनिट बनाने के लिए कितना किलो चाहिए होगा बताओ। एक यूनिट बनाने के लिए 16,000। 16000, ये कितना हो जाएगा 18000, ये कितना हो जाएगा 18,000 4800, 4800। तो ये 48,000। 40,000 हो रहा है, नहीं ये हाँ 1600 है। 4,008। हाँ 4,008। टोटल करेंगे 16,000, 18,000, 4,800 टोटल करना पड़ेगा ना, 38,800। जैसे यहाँ पर भी हम लोग टोटल कर रहे थे लेबर आवर का, बट ये एक ऐसा रेट था जिसे सारे जगह पे हम लोग दे रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी वाइज अलग अलग करना पड़ेगा, तो ये टोटल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मशीन हैंडलिंग रेट। यहाँ पर मशीन हैंडलिंग रेट पर केजी कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, टोटल कॉस्ट जो होता है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो ये वेट है, ये किलो है, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में देना चाहिए,
ये देखो 29,100 जो कि कॉस्ट पूल होता है, तो 29,100 कॉस्ट ड्राइवर क्या था, वेट था, ठीक है। तो वेट टोटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 38,800 केजी। तो कितना हो जाएगा रुपीज पूछे का आएगा पर केजी, तो देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 0.75 हाँ 0.75 पर केजी, ठीक है। ये कॉस्ट ड्राइवर पहला वाला रेट निकल गया। अब दूसरे एक्टिविटी का हमारा रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा एक्टिविटी कौन सा है, स्टोरेज कॉस्ट, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल पे। स्टोरेज कॉस्ट नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल पे। अच्छा, तो टोटल बैचेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से बना लेते हैं ए बी सी और टोटल, ठीक है। तो बैचेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना बैच है देख लेते हैं। नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, ये नीचे दिया हुआ होना चाहिए, दिया था। बैचेस ऑफ मटेरियल 10 5 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बैचेस ऑफ मटेरियल कितना कितना है 10 5 15, 10 5 और 15। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितने बैचेस बने हैं, पूरे एक्टिविटी कितने बैचेस के हुए, 10 + 5 15 + 15 कितना हो गया 30 बैचेस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरेज रेट पर बैच, ठीक है। तो स्टोरेज कॉस्ट कितना था वो लिखना पड़ेगा, टोटल डिवाइडेड बाय 30। तो स्टोरेज कॉस्ट था ये वाला 31,200। 31,200 का खर्चा हुआ। इसका कॉस्ट ड्राइवर जो है, जो कि इस कॉस्ट को कम या ज्यादा कर सकता है, वो है नंबर ऑफ बैचेस, जो कि टोटल 30 बैचेस थे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 31,200 डिवाइडेड बाय 30। तो हाँ 1040 रुपीज, हाँ 1040 पर बैच, ये हो गया ₹1040 पर बैच। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पे। तो हमें चेक करना पड़ेगा कितना मशीन ऑपरेशंस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए बी सी टोटल मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट, मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट, एक यूनिट बनाने का मशीन ऑपरेशंस कितना हो रहा है, ये कहाँ दिया हुआ था, नीचे नीचे होना चाहिए, ठीक है। पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये देखो नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशन, एक यूनिट प्रोड्यूस होने पे ये एक यूनिट का दिया हुआ है, इसलिए हमें टोटल के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा ये। लेकिन देखो क्यों मैंने यहाँ पर ऐसा कैलकुलेट नहीं किया, क्या लिखा हुआ है फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन, मतलब 4000 यूनिट ए बनाने का 10 बैचेस ऑफ मटेरियल लगा है, ठीक है। यहाँ पर 3000 यूनिट का ये लगा है, और यहाँ पर 1600 यूनिट का लगा है, बिकॉज यहाँ पर फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन बोल रखा है। लेकिन उसके बाद वाला हेडिंग देखो, बोल रहा है कि पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट प्रोडक्शन करने पे नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशंस कितना होता है 6, ठीक है। 6 टाइम्स होता है, एक यूनिट ए बनाने में 6 टाइम्स नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशंस होता है। तो मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट 6, ठीक है। ए के केस में इसमें 3 और इसमें 2, ठीक है। तो टोटल ऑपरेशंस कितना हो जाएगा, टोटल ऑपरेशंस, तो ए कितना यूनिट है, ए तो 4000 है, यहां से देख के लिख लेते हैं 4000 3000 1600, 4000 3000 और 1600। तो टोटल निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया 24,000, ये हो गया 9,000, 24,000 प्लस 9,000 और ये 3,200, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 36,200। हाँ 36,200। ये टोटल क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अब हमें रेट निकालना है, रेट। अच्छा, रेट को हम लोग क्या लिखेंगे, देख लेते क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ मशीन्स ऑपरेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी रेट पर मशीन, इलेक्ट्रिसिटी रेट पर मशीन ऑपरेशंस। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, रुपीस गिवन होना चाहिए 39, ऐसा कुछ देखा मैंने 39,150, हाँ 39,150। और नंबर ऑफ
जो ऑपरेशंस है वो है 36,200, 36,200। तो डिवाइड कर लो। 1.08. अच्छा 1.08 पर मशीन हो जाएगा, 1.08 रुपीज, 1.08 पर मशीन ऑपरेशन। अब हमें फिर से यूनिट कॉस्ट निकालना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, बट ये यहाँ तक सही रहेगा प्राइम कॉस्ट तक, उसके बाद चेंज हो जाएगा क्योंकि ओवरहेड का चेंजेस हो रहा है ना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो ओवरहेड पे इम्पैक्ट लाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, रुपीज रुपीज रुपीज। तो डायरेक्ट मटेरियल वहां से ही देख के लिख देंगे, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल आया था कितना और डायरेक्ट लेबर 8, 12, 6, 5, 7.5, 10, 8, 12, 6, 8, 12, 6, 5, 7.5 और 10। प्राइम कॉस्ट 13, 19.5 और 16, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड देंगे, यहाँ पर भी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट होगा बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे। तो प्रोडक्शन ओवरहेड जो है एक रेट नहीं है कि जो हर जगह पे, एक सिंगल रेट नहीं है, इंडिविजुअल रेट्स जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो तीनों एक्टिविटी का रेट जो है ए में भी जाएगा, तीनों एक्टिविटी का रेट बी, तीनों एक्टिविटी का रेट सी में जाएगा। तो पहला है मेटेरियल हैंडलिंग और ये है 0.75 पर केजी। देखो ये केजी में निकला है तो कितना हो जाएगा 0.75 पर केजी। तो एक यूनिट ए बनाने के लिए कितना किलो मटेरियल चाहिए उस हिसाब से करना चाहिए क्योंकि हमारा आंसर तो है 0. हाँ तो फिर 2 केजी, 4 केजी, 2 तो रुपीस था ना, 4 केजी। तो यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा 0.75 पर केजी के हिसाब से 4 किलो चाहिए ए को बनाने के लिए, तो कितना हो जाएगा ये उतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर 0.75 इंटू 3 हो रहा है, अच्छा 0.75 इंटू फिर यहाँ पर हो जाएगा 0.75। तो इसका कितना है 4, 6 और 3, 6 और यहाँ पर हो गया 3, 4.5, अच्छा 4.5 और ये हो जाएगा 2.25। 2.25। ये हो गया मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अच्छा अब नेक्स्ट लिख लेते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का कॉस्ट किस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ₹1040 पर बैच, एक बैच पे 1040, ठीक है, एक बैच पे 1040। अब हमें देखना है कि कितना बैच बन रहा है, ठीक है। वैसे बैच तो नहीं बताया है, 4000 यूनिट बना है। अब नीचे बैच का कैलकुलेशन मिल जाएगा हमें, ये देखो एक यूनिट प्रोडक्शन होने पे नहीं, ये तो फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन यानी 4000 यूनिट बनने पे 10 बैचेस हुए हैं। 4000 यूनिट देखो क्या हो रहा है, फिर 4000 यूनिट बनने पे 10 बैचेस लगे हैं, ठीक है। 10 बैच में 4000 यूनिट बना है प्रोडक्ट ए का, और हमारा यहाँ पर कॉस्ट दे रखा है 1040 पर बैच, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा 1040 बैच बना है, 1040 पर बैच है तो 10 बैच का खर्चा निकल जाएगा, ₹1040 एक बैच का खर्चा है। हाँ तो ये 10,400 ऐसे हो गया, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये तो 4000 यूनिट का निकला है लेकिन हम लोग तो यूनिट कॉस्टिंग कर रहे हैं एक यूनिट का। तो ये 4000 यूनिट का खर्चा इतना है तो एक यूनिट का कैसे निकालेंगे, ये जो मैंने 10 बैच इंटू कर दिया क्योंकि 4000 यूनिट बनने में 10 बैचेस लगे हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4000, तो 2.6, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया कि 4000 यूनिट बनाने के लिए 10 बैचेस हमें लगे, ठीक है। एक बैच का खर्चा 1040 है, 10 बैच का खर्चा इतना हो जाएगा, लेकिन ये तो 4000 यूनिट का है, हमें चाहिए एक यूनिट का, तो डिवाइडेड बाय 4000 यूनिट करना चाहिए, ठीक है, तब हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कैसे होगा और उसका आंसर भी लिख देते हैं, तो बाकी वैसे करके ही करना है। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं 1040 डिवाइडेड इंटू 10 बैचेस डिवाइडेड बाय 4000, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जा रहा है 2.6। ये वाला भी हो जाएगा 1040
इंटू 10 पर बैचेस करके है, नहीं ये 10 नहीं है, ये जरूरी नहीं है 10 हो, सॉरी ये देखना पड़ेगा कि बी का कितना है, 5, हाँ 5, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर जितना यूनिट है उतने से डिवाइड करने से पर यूनिट का मिल जाएगा। ये है 3000। अच्छा 1040 इंटू ये है 5 के, ये है 15, ठीक है, ये 15 है और ये 1600 था। अच्छा अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हो रहा है 1.73 और ये देख लेते हैं 1040 इंटू 10 सॉरी इंटू 50, हाँ 9.75, ये स्टोरेज वाला हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैसे निकला है पहले चेक करते हैं। 1.08 पर मशीन ऑपरेशंस, एक बार मशीन ऑपरेट होने पे 1.08, तो कितना बार मशीन ऑपरेट हुआ है, 6, 3 और 2, लेकिन एक यूनिट के लिए, तो अच्छा बात है, एक यूनिट के लिए दिया हुआ है तो हमें तो एक यूनिट पे ही कन्वर्ट करना होता है, तो ठीक है हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 6 यूनिट के लिए, फिर सॉरी 6 बार मशीन ऑपरेट होगा अगर एक यूनिट प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो 6 टाइम्स ऑपरेट हुआ, एक बार ऑपरेट होने का खर्चा है 1.08, ठीक है। तो ये 6 इंटू 1.08, उसके बाद 3 इंटू 1.08 और लास्ट में है 2 इंटू 1.08, तो 6 इंटू 1.08, 6.48, 3 इंटू 1.08, 3.24 और 2 इंटू 1.06, अच्छा 2.16, बस और कुछ नहीं है। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल यूनिट कॉस्ट, तो एक एक कॉलम हमें टोटल करना पड़ेगा। तो ये हो गया 13 प्लस 3, यहाँ पर 13 प्लस 3 प्लस 2.6, 6.48, 25.08, 3.24, 1.73 और 4.50, 19.5। ये कुछ गलत लिख दिया मैंने, 9 कैसे आ गया, 19.5, 4.5, 1.73, 28.97, अच्छा 28.97। अच्छा मेरा बार बार 3.24 क्या हो गया कैलकुलेटर को पता नहीं, 16, 2.25 प्लस 9.7, 30.16, ठीक है, ये हो गया टोटल यूनिट कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, दिस वन इंटू 4000, दिस वन इंटू 3000, दिस वन इंटू 1600, तो ये कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है इंटू 1600 कर लेते हैं, तो ये हो गया 48256, ठीक है, और 28.97 इंटू ये 3000 है, तो ये हो गया 86 पॉइंट बोल रहे 86,910 और 25.08 इंटू 4000, तो ये हो गया 1,360, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो डिफरेंस देखो, डिफरेंस आ गया टोटल कॉस्ट में, देखो यहाँ पर आया, जैसे कोई भी एक डिफरेंस दिखाने से समझ में आ जाएगा, यहाँ पर आया 1,360, जबकि यहाँ पर आया था हम लोगों का 86,000, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट बोला है वो भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। बोल रहा है कि स्टेट व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू अप्रोचेस, दोनों में क्यों डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है, तो दोनों में क्यों डिफरेंसेस आए हैं, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे দিদি हैं, बोल বলছি ওই অপারেশন ইউনিটটা যেটা করেছিল ওটা একটু একবার দেখাবে। কোনটা বলো তো, এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে। হুম,
क्योंकि हम लोगों ने दोनों में दो अलग अलग मेथड लिए हैं, ठीक है। जहां पर पहला वाला मेथड में क्या होता है, एक रेट पे ही पूरा हम लोगों ने सारी चीजों का एप्लीकेबिलिटी दिखा दिया, एक रेट पे ही सारे एक्टिविटी का खर्चा, मतलब हम लोग मशीन का खर्चा को भी जो रेट दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी वही रेट दिखा रहे हैं, स्टोरेज का भी वही रेट दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग एक्टिविटी वाइज कर रहे हैं तो अलग अलग रेटों पे उसे डिफाइन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो द डिफरेंस इन द टोटल cost under the two system is due to the differences in the overhead borne by each of the product, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट पे हम लोग ओवरहेड जो है वो अलग अलग रेट पे लगा रहे हैं, ठीक है। द ABC मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग appear to be more precise, ঠিক है। ওভারহেডের পর কি লিখেছো? ওভাররেটের পরে বোর্ন, BORNE, BORNE। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेटली हमें हर एक प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हम लोग क्यों ना प्रोड्यूस करें उसका हमें एक्यूरेट हिसाब मिलता है, ठीक है। ये बेस्ट होता है कि अगर हम लोग एक्टिविटी वाइज करते हैं, ये ज्यादा लॉजिकल होता है। अच्छा, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इस पे और भी क्वेश्चंस है, ये हम तुम लोग के साथ शेयर करेंगे तो तुम लोग को देख सकते हो रहा है कि नहीं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस अभी तो करना पॉसिबल नहीं है, कॉस्ट जो कॉस्ट शीट वाला था, लेकिन कुछ एमसीक्यूज है जो कि हम लोग फटाफट अभी कर सकते हैं। तो तुम लोग एक बार देखो, तुम लोग का भी PDF निकाल लो, हम लोग MCQ जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार तुम लोग नोट डाउन कर लो। जैसे पहला ये बोला था, देखो यहाँ पर, जनरली फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट प्रिपरेशन कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो कॉस्ट शीट में जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन रहता है वो किस बेसिस पे रहता है, बोलो बोलो। फंक्शन। फंक्शन, करेक्ट, फंक्शन बेसिस पे होता है। तभी तो फंक्शन, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फंक्शन बेसिस पे होगा। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है। सी। सी, लेकिन बोल रहा है इनपुट क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड। अगर इनपुट क्रेडिट हम लोग नहीं ले सकते तो वो तो मटेरियल का कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। याद करो उस दिन मैंने बोला था कि अगर हमें जी मतलब वाला होगा क्रेडिट, फिर ओवरटाइम प्रीमियम पेड टू वर्कर्स। ये तो क्यों, ये तो लेबर का पार्ट है। ओवरहेड, ओवर टाइम प्रीमियम पेड टू वर्कर, ये तो लेबर कॉस्ट का पार्ट है, और लेबर कॉस्ट तो प्राइम कॉस्ट के अंदर आएगा। हाँ बोलो। पैकिंग, पैकिंग, ठीक है, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा वो, सेलिंग एंड हाँ डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, एक्चुअली पैकिंग का भी दो तरह का होता है, ये भी मैंने लास्ट दिन एक बार बताया था, ठीक है। एक प्राइमरी हाँ पैकिंग हाँ, होता है, एक सेकेंडरी होता है। लेकिन कुछ नहीं बोला है, देखो, क्योंकि बाकी सभी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, ये तो सीधा दिख रहा है प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। GST का अगर इनपुट क्रेडिट नहीं क्लेम होगा तो ये मेरा मेटेरियल के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। ये तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो होगा ही ऐड, क्योंकि मेटेरियल को लाने का खर्चा है। ये सब तो ट्रेडिंग में आता है ना, अगर तुम लोग फाइनेंस अकाउंट के साथ भी कंपेयर करो तो ट्रेडिंग में आता है। इसका भी कंफ्यूजन हो सकता है कि, लेकिन अब ये तीनों नहीं होगा तो कोई ना कोई एक तो होगा, क्योंकि पैकिंग का बोला नहीं है प्राइमरी के सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी पैकिंग होता है, ठीक है, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। प्राइमरी पैकिंग अगर होता है तो वो कभी कभी हमारा फैक्ट्री कॉस्ट ये सब में आ जाता है, तो वैसे प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो पैक, एक मिनट रुको, प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग, हाँ प्राइमरी पैकिंग वही होता है। वो प्राइमरी में आएगा। हाँ वो प्राइमरी कॉस्ट में आ जाएगा फिर, और अगर सेकेंडरी पैकिंग होगा तो वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, जो अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रोडक्ट को किया जाता है। तो यहाँ पर देखो बाकी 3 पॉइंट लेकिन प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट है, तो पॉइंट A को ही हमें आंसर लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बताओ, A लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर विच इट परचेज्ड ए स्पेशल फ्रेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ, मतलब फ्रेम मतलब कोई ढांचा, मतलब जिसमें वो प्रोडक्ट बनेगा, एक स्पेशल शेप देने के लिए एक फ्रेम खरीदा गया है। तो ये क्या होगा, लास्ट दिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो मैंने पूरा नहीं करवाया उस क्वेश्चन में था,
ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तो बताओ कि ये कहाँ पर जाएगा। मोल्ड्स बोल के एक था, ठीक है, Direct मोल्ड्स expenses. डायरेक्ट Direct एक्सपेंसेस। हाँ, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, वही ढांचा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। अच्छा, फिर फोर्थ, सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ। प्लांट को सुपरवाइज करने के लिए जिनको रख, हाँ बोलो, फैक्ट्री, factory overhead. हाँ फैक्ट्री ओवरहेड। बी, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्टर्स लैपटॉप, डायरेक्टर जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन बताओ, ये तो ऑप्शन। Administration overhead. Administration and Administration. overhead. Correct. Sixth number, a manufacturer has set up a lab for testing of products for compliance with the standards. Salary of this lab staff are part of. तो लास्ट दिन मैंने तुम लोग को एक कॉस्ट शीट दिखाया था, वो शेयर नहीं किए, कर देंगे, कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, वो मतलब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी चेक करने के लिए अगर हम लोगों ने किसी को रखा है तो ये खर्चा किसका पार्ट होता है, ये एक सेपरेट हेडिंग में ही चला जाता है। अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद है, मैंने जो कॉस्ट शीट दिखाया था तुम लोग को, वहां पर एक हेडिंग ही था क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बोल के, तो वो चला जाएगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। मैंने वो फैक्ट्री शेयर में नहीं जाएगा, किया। अलग नहीं, हेडिंग करके, पर फैक्ट्री में सब हेड, फैक्ट्री में सब हाँ, हेडिंग होगा ना, कि उसका अलग ही हेडिंग होगा। नहीं उसका अलग ही हेडिंग होगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में चला जाएगा वो वाला। डायरेक्ट एक्सपेंस के वहां, डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट बोल के वो आ जाएगा, ठीक है। वो एक बार हम शेयर कर देंगे कॉस्ट शीट, और वो लेंदी वाला क्वेश्चन करवा देंगे, तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना हम लोग याद रखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में ये जाएगा, ठीक है। वहां क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। 7 नंबर, ऑडिट फीस, ऑडिटर को दे रहा है, ये कौन सा खर्चा है, ऑडिटर का काम कौन सा वाला है बताओ। Not shown in cost sheet. एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, 8th नंबर देखो, सैलरी पे टू फैक्ट्री स्टोर स्टाफ, फैक्ट्री में जो स्टोर है वहां पर एक स्टाफ को सैलरी पे कर रही है, तो समझ, फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट अलग होता है, फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए, ठीक है। ये कैंटीन एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर के लिए कैंटीन का खर्चा बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, एक कंपनी पेज रॉयल्टी, रॉयल्टी का मैंने 3 पॉइंट बताया था, यहाँ पर बताओ कि ये रॉयल्टी कौन सा खर्चा हो जाएगा, टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बेसिस डायरेक्ट पे दे रहे हैं, एक्सपेंस, प्रोडक्शन डायरेक्ट बेसिस पे मटेरियल, देने से। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस, देखो मैंने जो लिखवाया था तुम लोग को वहां पर देख सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वहां पर मैंने दिखाया था कितने तरह से रॉयल्टी का जो खर्चा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कब क्या ट्रीट किया जाता है। अगर प्रोडक्शन बेसिस पे दे रहा है, यूनिट कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है उस बेसिस पे, पर यूनिट पे निकाल सकते हैं ना, अगर प्रोडक्शन बेसिस पे दे रहा है, डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ही तो वही होता है ना, जिस खर्चे को हम लोग 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो मैंने ये जो एमसीक्यूज दिए थे ये करवा दिए, ओवरहेड का भी एमसीक्यूज बाकी है, वो भी धीरे धीरे इसके साथ हम करवा देंगे, और नेक्स्ट दिन ये कॉस्ट शीट जो बचा हुआ है इसको करवा देंगे, और बाकी ये जो है इसमें तुम लोग देख सकते हो अगर क्वेश्चन कर पाओगे तो, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, बाय। Bye. बाय।